आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का जो अध्याय है गैस के गति सिद्धांत। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ है उसका कोई भी गैस हो, ठोस हो, द्रव हो, इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मोलर ऊष्माधारिता वो सब किस पर आधार होता है, निर्भर करता है। और उसका जो मान होता है जैसे कि CPC भी, इन सबों का मान निकाल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा तुमको हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे मुक्त पथ, जैसे कि जब गैस के अणु एक चलते हैं तो कितना एक टक्कर के बीच का समय अंतराल कितना होता है, उसमें एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच की दूरी कितनी होती है, जिसको मुक्त पथ कहेंगे हम लोग, मीन फ्री पाथ जिसको इंग्लिश में कहेंगे। और सब कितना दूरी तय करता है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला चीज जो आज का टॉपिक है जिसमें क्या है, ऊर्जा के समविभाजन। तो ये कहा जाता है कि गैस जो है तुमको सभी दिशाओं में XYZ, जो अगर दिशा माने हम लोग तो सभी दिशा में क्या होता है, बराबर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित रहता है। अगर गैस के अणु की संख्या सफिशियंट है तो गैस के अणु तो काफी अधिक मात्रा में होते हैं, तो सभी दिशाओं में वो इक्वली क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, इसका मतलब ऊर्जा भी का जो वितरण होता है वह सभी दिशा में समान रूप से होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समविभाजन का सिद्धांत। लिख लेते हैं, गैस के अणु सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित रहते हैं। इसलिए इनकी सभी दिशाओं में ऊर्जा भी समान होती है। इसे ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत कहते हैं। इस सब दिशा में ऊर्जा क्या होगा, समान होगा। इसको ऊर्जा के समविभाजन का हम लोग सिद्धांत कहेंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ऊर्जा सभी दिशाओं में बराबर होगी, जैसे XYZ सब दिशा में बराबर होगी। अब जैसे कि तुमको है कि अब एक परमाणु गैस है तो उसकी क्या होगी ऊष्माधारिता, द्विपरमाणु गैस जैसे है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो जैसे कि एक परमाणु गैस की मोलर ऊष्माधारिता लिखते हैं हम लोग। एक परमाणु गैस या एक परमाणु गैस मोलर ऊष्माधारिता एक परमाणु गैस हो जाएगा, स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक परमाणु गैस की मोलर ऊष्माधारिता अगर निकालना हो तो एक परमाणु गैस में तुमको होता है कि एक परमाणु गैस में रेखीय गतिज ऊर्जा होता है, तीनों दिशा में यह गति होता है। एक परमाणु गैस, चूंकि एक परमाणु गैस में घूर्णन या तुमको वाइब्रेशन का जो होता है, तुमको कंपन, इन सबों की कोई ऊर्जा नहीं होती है। एक परमाणु गैस तीनों दिशाओं में X, Y एवं Z में रेखीय गति करती है। इसलिए इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम
फ्रीडम है, फ्रीडम है। अतः प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ऊर्जा हाफ केवीटी होती है, हाफ केवीटी होती है। अतः एक परमाणु गैस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर 3 गुना हाफ केवीटी। केवी मतलब बोल्ट्जमैन कौन, के के नीचे बी लिखते हैं, बराबर 3/2 केवीटी। केवी हो गया बोल्ट्जमैन नियतांक, उसको कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन नियतांक। इसका वैल्यू याद होगा, एवोगाड्रो संख्या से भाग देते थे हम लोग, गैस नियतांक R/N के बराबर होता है, इसमें 3 8 9 10 पावर -23। तो ये तुमको 3/2 केवीटी हो गया। अब जहाँ तक कि अगर इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई, तो आंतरिक ऊर्जा तुमको जो करना है, तुमको मोलर ऊष्माधारिता जहाँ तक होता है, मोलर ऊष्माधारिता क्या हो जाएगा तुम्हारा, नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता CV जिसको कहते हैं, मोलर ऊष्माधारिता CV बराबर हो गया तुमको डेल्टा U बाई डेल्टा T। दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा U होगा 3/2 R डेल्टा T बाई डेल्टा T। दैट्स इक्वल्स टू 3R/2, 3R/2। इसको CV का मान हो गया तुमको, एक परमाणु गैस के लिए CV, एक परमाणु गैस के लिए क्या होगा, CV बराबर 3R/2, एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए CV बराबर CV प्लस R, 3R/2 प्लस R बराबर 5R/2। अब इसका गामा क्या आ जाएगा, गामा बराबर CP/CV बराबर 5R/2 बाय 3R/2, दैट्स इक्वल्स टू 5/3। ये तुमको गामा का मान हो गया इसका 5/3, एक परमाणु गैस के लिए। एक परमाणु गैस में क्या होता है, सिर्फ ये रेखीय गतिज ऊर्जा इसके पास होगा। जो समविभाजन का सिद्धांत कहता है, तो इसका जो तुमको क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 गो हो गया, तो उसमें हाफ केवीटी प्रत्येक दिशा के लिए, तो 3/2 केवीटी हो गया इसका। अब जैसे द्विपरमाणु गैस है, तो इसमें तुमको द्विपरमाणु में 2 परमाणु होगा, तुमको इसके इर्द गिर्द में क्या जाता है, तुमको घूर्णन गति भी आ जाती है। तो जो कि दोनों को अगर हम लोग मान लेते हैं, दोनों परमाणु को जोड़ने वाला जो रेखा है उसको x अक्ष मान लें, तो उसको 2 घूर्णन गति आ जाएगा, y अक्ष के परितः और z अक्ष के परितः। इस तरह से उसको जो है तुमको 3 रेखीय गति के साथ साथ 2 तुमको क्या हो गया, उसको घूर्णन गति के कारण गति भी आ जाएगी, तो उसके लिए 5 तुमको आ जाएगा उसका, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। तो प्रत्येक के लिए तुमको हाफ केवीटी, तो 5/2 केवीटी हो जाएगा उसका द्विपरमाणु गैस। और बहुपरमाणु गैस में तुमको फिर कंपन का भी उसमें शामिल होता है 2, तो उसके पास जो है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 3 रेखीय दिशा में चलने के लिए, 2 घूर्णन के लिए, 2 तुमको कंपन के लिए, बहुपरमाणु गैस के लिए, क्योंकि एक दूसरे की तरफ कंपन करेगा। अब है तुमको सामान निकालें, द्विपरमाणु गैस के इससे गामा जो है CP/CV का, मैंने एक परमाणु गैस का भी खत्म आया 5/3, CP हो गया 5R/2 और CV हो गया 3R/2। गामा बराबर CP/CV द्विपरमाणु गैस के लिए। द्विपरमाणु
गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए, इसके लिए सी भी हो जाएगा तुमको। द्विपरमाणु गैस के लिए क्या हो जाएगा तुमको, द्विपरमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस को रेखीय गतिज ऊर्जा के साथ, रेखीय गतिज ऊर्जा के साथ दो लंबवत दिशाओं में, दो लंबवत अक्षों के परितः, दो लंबवत अक्षों के परितः घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है। अगर तुमको जो अणु है दो परमाणु है, जैसे एक परमाणु तुमको, एक परमाणु एक एटम ए हो गया, फिर एक एटम ए, अगर ये एक्स अक्ष है, इसको अगर हम लोग मानते हैं एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो इसको जो है तुमको 3 गतिज ऊर्जा होगा, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 गतिज ऊर्जा होगा तुमको, जैसे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर गति रेखीय गति ऊर्जा हुआ, प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, जो कि एक परमाणु गैस में यही तीनों होता है, इसे 3 डिग्री फ्रीडम। इसमें आ गया हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, ये 5 डिग्री फ्रीडम हो गया। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता अचल बराबर 5। तो इसकी आंतरिक ऊर्जा जो हो गई तुमको 5 गुना हाफ केवीटी, औसत एक के लिए 5 केवीटी, दैट्स इक्वल्स टू 5/2 केवी। और एक तो एक मोल के लिए जब होगा, ये औसत होगा, और ये औसत ऊर्जा होता है, ये औसत हो गया। एक मोल के लिए, उसमें भी एक मोल का नहीं निकाले थे, एक मोल के लिए 5/2 केवीटी गुना एवोगाड्रो नंबर, 5/2 केवीटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये क्या होगा 5/2 RT, R हो गया तुमको RT, ये तुमको हो गया 5/2 RT। और मोलर ऊष्माधारिता C भी क्या हो जाएगा इसका, मोलर ऊष्माधारिता द्विपरमाणु गैस की C भी बराबर डेल्टा U बाई डेल्टा T, तो ये हो गया 5/2 R डेल्टा T बाय डेल्टा T, तो ये क्या होगा 5R/2 हो गया। ये तुमको C भी कमाना द्विपरमाणु गैस के लिए। और Cp बराबर क्या आता है, Cv प्लस R, 5R/2 प्लस R, दैट्स इक्वल्स टू 7R/2, तो गामा इक्वल्स टू Cp बाई Cv, 7R/2 बाय 5R/2, दैट्स इक्वल्स टू 1.4। ये अगर तुमको गामा का मान हो गया। इसके बाद है तुमको अब बहुपरमाणु गैस होगा, तो इसमें तुमको दो परमाणु गैस में तुम्हारा क्या होगा, उसमें मतलब एक औसत गति, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम का औसत तुमको होता है 1/2 केवीटी, और तो 5 है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5R/2 केवीटी। एक मोल के लिए जब करते थे, एक ये औसत का मतलब एक परमाणु, एक मोल के लिए गुना करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का था R/, क्या होता था हमको Ne, एवोगाड्रो, इसमें Na से गुना हुआ तो कट गया, इसको इसलिए गामा तुम्हारा आ गया 7/5। गामा का वैल्यू निकाल दिए थे सर, या नहीं निकाले तो निकालते हैं। गामा इसका जो है तो तुम्हारा अपना ध्यान नहीं था, निकाले नहीं निकाले सर, Cp/Cv हो जाएगा तुम्हारा, तो ये दैट इज इक्वल टू 7R/2 बाय 5R/2, दैट इज इक्वल टू 7/5। ये बहुत द्विपरमाणु गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए गामा का वैल्यू हो गया 7/5, उसको निकाल सकते हो 1.4, और एक परमाणु गैस के लिए 5/3। जैसे कि द्विपरमाणु गैस का मतलब O2 N2 H2, ये सब क्या हो गया तुम्हारा द्विपरमाणु गैस हो गया। और तुमको जैसे कि एक परमाणु गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या हो गया एक परमाणु गैस हुआ। अब बहुपरमाणु गैस, जैसे कि तुमको कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बहुत मतलब 3 परमाणु हो गए तो वो बहुपरमाणु में आ गया। तो बहुपरमाणु गैस में ऊष्माधारिता निकालते हैं इसका। इसमें तुमको 3 तो तुमको है, तुमको कम रेखीय गति ऊर्जा तो होगा ही,
रेखीय गतिज ऊर्जा प्लस क्या होगा तुमको इसमें बहुपरमाणुविक गैस का, बहुपरमाणुविक गैस, बहुपरमाणुविक गैस में, बहुपरमाणुविक गैस में, बहुपरमाणुविक गैस में रेखीय घूर्णन एवं कंपन के कारण 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो 7 हो जाएगा तुमका। तो इसका क्या होगा, औसत ऊर्जा और 7 गुना हाफ के वी बराबर 7/2 kVT। एक मोल गैस के, एक मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर 7/2 kVT इंटू एवोगाड्रो संख्या, 6.02 × 10⁻⁻, इसको Na भी लिखते हैं, तो 7/2 इसको R/Na लिखते हैं इंटू T इंटू Na, तो 7/2 RT, 7/2 RT। तो मोलर दैट इज नियत आयतन पर मोलर उष्मा धारिता, मोलर उष्मा धारिता CV बराबर डेल्टा U बाई डेल्टा T, 7 R/2 इंटू डेल्टा T बाई डेल्टा T, दैट्स इक्वल टू 7 R/2। CP बराबर CV प्लस R, 7 R/2 प्लस R इज इक्वल टू 9 R/2। तो गामा इक्वल टू क्या होगा, CP बाई CV इसका हो गया, तो 9 R/2 बाई 7 R/2 दैट्स इक्वल टू 9/7। इसका हो गया तुमको बहुपरमाणुविक गैस का हो गया तुमको, इसका मोलर उष्मा धारिता, इसको इसमें निकाल सकते हो। बहुपरमाणुविक गैस में कौन कौन आ गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तुमको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जो गैस होगी इसमें 2 से अधिक परमाणु होंगे, वो बहुपरमाणु आ जाएगा। तो अब है तुमको जैसे ठोस के लिए हम लोग निकालते हैं, तो ठोस के लिए तुमको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि वो कंपन तुमको अपने, या ठोस जो है एक दूसरे से तुमको रहता है जुड़ा हुआ, तो उसमें कंपन वगैरह के कारण और तुमको उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तुमको। तो ठोस की मोलर उष्मा धारिता, तो जाहिर है कि इसमें CP भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो किसी भी नियत दाब पर भी कहेंगे तो एक ही होगा, नियत आयतन पर भी एक ही होगा ठोस का, क्योंकि इसमें कार्य जो है तुमको 0 के बराबर होता है। तो ठोस की मोलर उष्मा धारिता, ठोस की उष्मा धारिता, ठोस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसमें कि तुमको कंपन वगैरह नहीं होगा। तो इसकी औसत ऊर्जा जो कि होगा तुमको बराबर 6 इंटू हाफ kVT, दैट्स इक्वल टू 3 kVT। 1 मोल ठोस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर क्या होगा तुम्हारा 3 kVT गुना Na, तो kV गुना Na R में बदल जाएगा, तो 3 RT होगा तुमको।
तो मोलर ऊष्माधारिता जो तुम्हारा हो गया, मोलर ऊष्माधारिता बराबर हो गया तुमको 3R डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो सी इसमें सीपी सीवी दोनों सेम ही होगा और सीपी बराबर सीवी होगा इसमें। तो एन इसमें 3R डेल्टा टी बाई डेल्टा टी दैट्स इक्वल्स टू 3R। ये तुमको सीपी सीवी सबका मान यही होगा, सीपी एवं सीवी दोनों। इसमें सीपी बराबर सीवी पर ये ठोस है, ठोस के लिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0, इसलिए सीपी बराबर सीवी, सीपी बराबर सीवी ये तुमको। और सीपी बराबर सीवी प्लस आर होता है गैस के लिए होता है, ध्यान रहेगा। इसमें चूंकि कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि तुमको प्रथम ऊष्मागति का प्रथम नियम याद होगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ठोस के आयतन डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी दे देंगे, तो डेल्टा भी मतलब आयतन में परिवर्तन ठोस के लिए डेल्टा भी क्या होगा 0, डेल्टा भी बराबर 0। तो डेल्टा क्यू बराबर किसी भी प्रकरण में डेल्टा यू ही होता है, मतलब सब सी क्या होगा तुम्हारा बराबर होगा। डेल्टा मतलब सी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसमें सब में क्या होगा डेल्टा यू के बराबर होगा, इसलिए सीपी सीवी सबका मान यही 3R ही रहेगा। मोलर ऊष्माधारिता। अब जैसे विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालना तो 1 मोल का होगा ठोस का। अब जैसे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालना है जैसे कि किसी भी तरह का, तो मोलर ऊष्माधारिता जैसे एल्यूमिनियम, तो पहले 1 मोल का एल्यूमिनियम की जैसे निकालना है, एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता तो इसका तो मोलर ऊष्माधारिता है 3R, तो 27 ग्राम का 3R होता है। तो एक विशिष्ट ऊष्माधारिता परिभाषित होता है 1 kg पर, 1000 ग्राम पर। तो 27 ग्राम में कितना हो गया तुमको, 1 मोल का है 3R, तो 3R बाय 27 ग्राम गुना 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का होगा तुमको, तो 1 किलोग्राम का निकलेगा तो क्या होगा मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो 3 गुना 8.3 बटे कितना होगा तुम 3R बाय तुमको हो गया 27 गुना 1000 गुना 1000, तो ये करीब आ जाएगा 900 कुछ आ जाएगा, 900 के आसपास जूल प्रति केजी प्रति कैलोरी। वो ये तुमको जो सी का मान है जूल प्रति मोल प्रति कैलोरी है। सी का मान जो आया है तुम्हारा, सी का मान जो 3R आता है हम लोग का, ये जो 3R आया इसका मतलब होता है जूल प्रति मोल प्रति कैलोरी, ये मोल में है। तो एल्यूमिनियम के 1 मोल का मतलब हुआ 27 ग्राम, 27 से डिवाइड कर दिए इसको 1 मोल से 27 ग्राम, तो 1 ग्राम का इतना निकल गया, तो फिर 1000 ग्राम का निकालो। इससे तुमको इसकी किसी भी इसी तरह से तुमको और भी एक ठोस का क्या कहता है मोलर ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण किया जा सकता है। मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण मोलर ऊष्माधारिता की मदद से की जाती है। जल में अगर देखा जाए तो जल में तुमको जल का होता है काफी अधिक होता है, तो उसमें जो है H2O है, तो उसमें वाइब्रेशन जो होता है तुमको उसके कारण उसका बढ़ जाता है। उसमें अगर तुमको देंगे मतलब वो करीब इससे मतलब 18 मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 करके बनाएंगे तब उसका आएगा। तो खैर अभी तुम्हारा हो गया ये इसका हो गया तुम्हारा ठोस का मोलर ऊष्माधारिता। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तुमको, कितना नंबर क्वेश्चन 9, उसमें कौन सा गैस जो हीलियम, हीलियम का दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन पढ़ो। हीलियम का ताप जो है तुमको दिया हुआ है 15 डिग्री बढ़ाना है, 15 केल्विन, 15 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करेंगे कितनी क्वेश्चन पूरा पढ़ो क्या 44.8 लीटर ये पढ़ रहे क्या किस पता है। एनसीईआरटी का होगा तुम्हारा उदाहरण नंबर 8 ऊष्मागति के अध्याय का तुम्हारा गैस गति सिद्धांत का जो अध्याय है उसका 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 44.8 लीटर है तुमको एसटीपी पर हीलियम, तो किसी एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन बराबर 22.4 लीटर जानता होगा, 22.4 लीटर होता है। तो HE के मोलों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको, इसका 44.8 लीटर है, इसका 44.8 लीटर बटे
22 में 4 लीटर, तो 2 मोल हो गई। क्वेश्चन कितना मोल हो गया तुम्हारा? 2 मोल हीलियम है तुम्हारा। तो इसका ताप को 2 मोल का ताप को हमको, ये हीलियम क्या कैसा गैस हुआ? हीलियम एक परमाणु गैस है, He हीलियम एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस है। इसलिए इसका, और इसको एक जो बर्तन में बंद करके रखा गया, एक बर्तन में इसको बंद है, ये आयतन क्या है? नियत हो गया, आयतन नियत हो गया। इसका क्वेश्चन में तुम्हारा है एक बंद बर्तन में है, तो आयतन इस बर्तन का नहीं बदलेगा। ये सीधी का बात कर रहा है, तो सीधी इसका क्या हो जाएगा तुमको? इसका जो सीधी होता है तुमको, इसका जो तुमको हो गया डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्ट, डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्ट। एक परमाणु गैस के लिए सीधी का मान होता है 3r/2, जैसा कि तुम्हें अभी तुरंत बताया गया। मोल भी हम निकाल देंगे, इसका 2 मोल है, 2 गुना 3r/2 गुना 15 केल्विन का ताप वृद्धि करना है, दिया हुआ प्रश्न में। तो 3r/2 तो कट गया तुमको 3 × 8.3 × 15 जूल। तो कितना आंसर हो जाएगा? 374 जूल के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तुमको आसानी से बन गया। देखो क्वेश्चन क्या किया गया? हीलियम का, हीलियम एक परमाणु गैस है, इसलिए उसको क्या किया गया तुमको? इसका सीवी ले लिया। ये सीवी कहां से पता चलेगा? वॉल्यूम ही क्यों लेंगे, सीपी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है एक बंद बर्तन है, तो बंद बर्तन का आयतन क्या होगा? नियत होगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमको पता चल गया कि ये नियत आयतन पर प्रक्रम हो रहा है, इसलिए उष्मा का मान क्या होगा? एनसीवी डेल्टी से मिलेगा। ये तुम्हारा हो गया इसका विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, इन सब की चर्चा हो गई। अब है तुमको मुक्त पथ, तुमको मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ। तो मुक्त पथ पर जब तुमको मुक्त पथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ जो तुम्हारा होगा वह तुमको गैस का जब अणु है, जब गैस का अणु जब गतिशील होता है तो वह क्या करेगा? गैस का अणु जब गति करता है तो वह एक दूसरे से संघट्ट करता है। तो ये संघट्ट करने के पहले जितना दूरी तय करता है औसत, या एक परमाणु से दूसरे अणु के बीच की जो दूरी होगी उतना दूरी तय करेगा तभी संघट्ट होगा। तो इन सबों का आकलन हम लोग किस प्रकार करेंगे? और सबसे पहले अंतराणविक दूरी भी इसी के आधार पर क्या किया गया है? इसी थ्योरी के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। तो लिखते हैं मुक्त पथ, क्या हेडिंग है? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसका हो गया इंग्लिश मीन फ्री पाथ। तो अणु या गैसीय अणु कह सकते हैं, गैसीय अणु, गैसीय अणु गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। ये अणु गति के दौरान एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं। इन टक्करों के बीच की औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तथा इन टक्करों के बीच लगने वाला समय
समय, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। मतलब ये जो टाइम भी इसमें जितना गैप होगा कहलाता है। ये जो मध्य मुक्त पथ होगा लगभग अंतर आणविक दूरी के बराबर भी होगा। इससे एक अणु से दूसरे अणु के बीच का दूरी का भी हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं क्या होता है तुमको, जैसे कि यहाँ पर एक अणु है, इसका मान लेते हैं कि तुमको जो क्षेत्रफल टाइप से घेरेगा ये भी वेग से चल रहा है, मान लेते हैं वजन। तो डेल्टा टी समय में कितना दूरी चला गया तुम, भी डेल्टा टी दूरी, वी डेल्टा टी। आकार इसका अगर तुमको इसका क्षेत्रफल हो गया पाई डी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया तुमको पाई डी स्क्वायर, जहां पर कि ये क्या होगा तुमको डी बराबर हो गया तुमको अणु का आकार, डी बराबर अणु का आकार, तो पाई डी स्क्वायर। तो ये जो तुमको होगा इसमें कितने अणु मिलेंगे, इस इतना तो डेल्टा टी समय में यह इतने जितना अणु इस बीच में मिल जाएगा वो सबसे टकराएगा। इस आयतन में, एक आयतन में तुम्हारा घेरा गया इतना बड़ा, इसमें कितने, इसका आयतन कितना होगा डेल्टा टी समय में, यदि अणु का वर्ग माध्य मूल वेग भी हो तो डेल्टा टी समय में कुल घिरा आयतन, डेल्टा टी समय घिरा आयतन बराबर, घिरा आयतन कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया गुना भी डेल्टा टी, इतना आयतन घेरेगा। अगर इकाई आयतन में अणु की संख्या n हो, यदि इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n हो तो डेल्टा टी समय में यह n पाई डी स्क्वायर भी डेल्टा टी अणु से टकराएगा। तो डेल्टा टी समय इतना टकराएगा तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में लगा समय, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच समय अंतराल इसको टाउ कहते हैं। टाउ बराबर क्या होगा, एक डेल्टा टी समय में इतना टक्कर हो जाता है डेल्टा टी समय में n पाई डी स्क्वायर भी डेल्टा टी, तो टाउ बराबर क्या होगा 1 बाय n पाई डी स्क्वायर। ये होगा तुमको n जहां पे क्या है संख्या घनत्व कहते हैं इसको, n बराबर हो गया n यहां पर हो गया तुमको n बराबर संख्या घनत्व मतलब संख्या बटे अणु की संख्या बटे आयतन, ये हो गया संख्या घनत्व। d बराबर हो गया अणु का आकार, तो ये हो गया तुम्हारा इसका, तो ये हो गया तुमको n पाई डी का इतना हो गया इसका अंतराल। अब मुक्त पथ कितना होगा, अब जैसे देखो एक तुमको इतना देर में टकराएगा और चलता है v स्पीड से, इसका मतलब है एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में जितना दूरी होगा, तो हम लोग जब की दूरी तो निकाल ही सकते हैं, जब हमको निकल गया समय निकल गया और वेग हमको पता ही है v रूट मीन इसका v, अगर किसी को ताप दिया हुआ तो उसके मुक्त पथ निकालने के लिए उसका क्या करेंगे, तो ताप दिया हुआ रहेगा तो उसका VRMS हम लोग निकाल सकते हैं 3RT/m करके, तो उससे क्या आ जाएगा तुम्हारा इसका मान आ जाएगा। तो जैसे कि तुम्हारा है एक तुम्हारा मुक्त पथ का मान जैसे निकाल लेते हैं इसका, जैसे कि माध्य मुक्त पथ का माध्य मुक्त पथ बराबर मतलब v इसका RMS जो तुम्हारा होगा गुना तुमको एक गुना समय अंतराल, एक टक्कर दूसरे टक्कर के बीच लगा समय अंतराल, तो बराबर हो गया v गुना ये निकल गया है 1/n
पाई डी स्क्वायर इंटू वी, वी भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 1/n पाई डी स्क्वायर। ये हो गया मध्यमुक्त पथ लंबाई, ये हो गया तुमको मध्यमुक्त पथ का सूत्र भी हो गया ये। अब जैसे कि तुमको कोई भी, जैसे कि तुम्हें एक उदाहरण भी दिया हुआ है तो उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। किसी का भी मध्यमुक्त तो कितना, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में दूरी कितना होगा निकालते हैं। जैसे कि दिया हुआ है एक प्रश्न है तुम्हारा, 373 केल्विन पर जल वाष्प, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 373 केल्विन पर जल वाष्प का जल के अणु के मध्यमुक्त पथ का आकलन कीजिए। मध्यमुक्त पथ का आकलन कीजिए। तो देखो 373 केल्विन पर जल वाष्प का, जल वाष्प में तो इसका निकाल लेते हैं। उदाहरण एनसीईआरटी का है तुम्हारा ये 9 नंबर, 9 गैस गति सिद्धांत अध्याय का 9वां नंबर उदाहरण। इसको हम लोग हल करते हैं, जिसमें जल वाष्प है तुमको। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसटीपी पर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का जो तुमको होगा, 1 मोल गैस में तुमको जहां तक है 1 मोल गैस मतलब तुम्हारा 1 मोल गैस में गैस का आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। अब जाहिर है कि लेकिन पी भी बराबर एनआरटी होता है तुम्हारा। तो एन जो है तुमको n/v, मोल बटे मोल मतलब मोल तुम्हारा हो गया n/v बराबर p/RT। तो इसका मतलब है कि ताप बढ़ेगा तो ये तुमको n/v मतलब कि ये तुम्हारा अणु का संख्या, मोल प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या, इकाई आयतन में मोलों की संख्या। तो मोल को जब एवोगाड्रो संख्या से गुणा करें तो अणु का संख्या आ जाएगा इकाई आयतन में। यही हमको n होता है, हमारे वीडियो निकाले थे, ये तुमको ये मोल है यहाँ पर। ये हम लोग जो n माने थे उस सूत्र में, उसमें क्या था, n था इकाई आयतन में अणुओं की संख्या। तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 22.4 लीटर होता है। तो ये तुमको इस व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो तुमको निकाल सकते हैं हम लोग। तो इकाई आयतन में मतलब कि 373 केल्विन पर 300, जैसे कि हो गया तुम्हारा, एक बार लिख लिए हम लोग एसटीपी पर, जैसे लिख लिए तुमको। तो एक वायुमंडलीय दाब है तुम्हारा, तो n/v बराबर हो गया तुमको RT/P, n/v बराबर RT/P हो गई। P/RT बराबर क्या हो गया तुमको, ये P/RT हो गया। चलो P/RT। तो ताप के आधार पर तुमको क्या होगा, ताप के ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ताप जिससे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक बार 273 केल्विन रखेंगे। एक बार जैसे कि पहला सिचुएशन में जैसे कि हम लोग को 22.4 लीटर में इसका मोल निकाल लेंगे, इसके ताप के साथ क्या कर लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती कर लेंगे। 273 केल्विन पर 273 केल्विन पर संख्या घनत्व बराबर, तो संख्या घनत्व का मतलब होगा 1 मोल अगर लेके चले तो इसको कितना अणु हो गया, परमाणु हो गया 6.022 × 10⁻²⁰, 1 मोल का बटे तुमको हो गया घनत्व, तो आयतन हो गया 22.4 लीटर, 22.4 × 10⁻³ इतना हो गया तुमको इसका संख्या घनत्व 273 केल्विन। तो n × T, तो 373 केल्विन पर संख्या घनत्व n बराबर हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये 6.022 × 10⁻23 बटे 22.4 × 10⁻³ गुना 273 अब बटे 373। व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा हो गया, समानुपाती 373 बटे 273 लिखते। तो इसका जो मान तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्व करके, इसका मान 4 गुना कितना है, 4 गुना 7 -10⁻7 लीटर। ऊपर 26 वगैरह तो था ना, 2 गुना 10⁻25, 2 गुना 10⁻25। इसको जब 273 के ना 2 गुना 10⁻25 हो गया इसका। तो ये तुमको इतना आ जाएगा लगभग तुम्हारा इन संख्या का।
अब संख्या घनत्व आ गया, तो हमारे पास मध्य मुक्त पथ का जो समीकरण था L बराबर, उसमें देख लेते हैं, तो माध्य मुक्त पथ चाहिए, उसमें क्या क्या निकालना, माध्य मुक्त पथ ही निकालना है ना। हाँ, माध्य मुक्त पथ, इसका सूत्र था 1/n/d²। तो d का मान लगभग पता है तुमको, जो कि इसका d बराबर का लगभग 2 एंगस्ट्रॉम, जब वास्तव हम लोग निकाले हुए थे अध्याय पहले भी 2 एंगस्ट्रॉम होता है, तो 2 × 10⁻10 मीटर ये आकार हो गया इसका। तो चलिए तब घनत्व n निकाल लीजिए, अब हमारे पास सब चीज आ गया, तो 1n, n का मान आ गया 2 × 10⁻25, 2 × 10⁻25 गुना पाई का मान 3.14 गुना 2 × 10⁻−10 का होल स्क्वायर, 10⁻10 का 10⁻20 हो गया, तो 5 बचा, कितना आंसर बोला, 4 × 10⁻7 मीटर। ये बहुत बड़ा है, मतलब कि ये तुमको हो गया लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इसलिए अंतराण्विक दूरी इसके आकार की तुलना में काफी अधिक होता है, ये यहाँ से भी प्रूव होता है। 4 × 10⁻7 -9, ठीक से देख लो, हाँ 7 ही है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम। बहुत बड़ा है, किससे ये बहुत बड़ा है 2 एंगस्ट्रॉम से, ये अर्थात अंतराण्विक दूरी क्या हो गया तुमको, अणु के आकार से बहुत बड़ा हो गया। अंतराण्विक दूरी जो हो गया तुमको बहुत बड़ा है, आकार के तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए कहते हैं इसको नगण्य माना जा सकता है। यही कहते हैं अंतराण्विक दूरी के तुलना में इसका आकार नगण्य मान सकते हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कैसे करते सिद्धांत में। तो इसका कारण है कि ये दूरी ज्यादा होता है, और लगभग कैलकुलेशन तुम देख लो करके, तो बुक में जो था मैंने लिख दिया, आकार जैसे इस आकार जैसे है जलवाष्प का 2 एंगस्ट्रॉम लेती है, लगभग है समान, एक मतलब आंकड़ा देता है कि कितना गुना होगा ये तुमको। तो संख्या घनत्व जैसे क्या कैसे निकाले, जलवाष्प का था जैसे तुमको, तो संख्या मतलब एक बार संख्या बटे क्या होगा तुमको, 1 मोल गैस लेके चले तो उसमें आयतन भी उसी रेशियो बढ़ेगा, जैसे जितना लेके चलेंगे अणु बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। तो तुमको 1 मोल पे हम लोग किए, और ताप 373 था, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण 273 करके उसका निकाल दिए, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ साबित करके दिखाए कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उससे n संख्या घनत्व निकल गया, और d का मान तुमको लगभग इसका 2 एंगस्ट्रॉम, जो कि याद होगा तुमको पहला उदाहरण शायद इस चैप्टर का जो अध्याय का जो उदाहरण नंबर 2, 3 इस सब में जो कि 1, 2, 3 शुरुआत में बताएं, तो उसमें 2 एंगस्ट्रॉम निकाले हुए थे, तीसरा सा उदाहरण था, तो उसमें लगभग उसी डाटा का हम लोग रख दिए, तीसरा उदाहरण में ये मान निकाले थे, तो आकार निकला हुआ था, उससे हम लोग को माध्य मुक्त पथ निकल गया। और ये जो समय अंतराल होता है ये भी काफी कम होता है, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में जो समय अंतराल निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को समय अंतराल तो क्वेश्चन में नहीं है, अगर इसको निकालना होता हमको तो हम निकाल सकते, समय अंतराल निकाल के क्या करते हैं इसको, जैसे कि पहले VRMS निकालना पड़ता हमको, तो VRMS हो गया 3RT/m0, इसका निकाल सकते हैं हम लोग, तो 3RT इसका निकाल लेते, V निकल जाता 3 × 8.3 इंटू तुमको 373 केल्विन था ही, और बटे इसका होता है मौलिक अनुभार, जल का 18 ग्राम होता है, जिसको किलोग्राम में बदल देंगे। इस तरह से क्या निकल जाएगा मेरा, ये इतना मीटर प्रति सेकंड मेरा VRMS निकल जाता, V निकल जाता, और V निकल जाता मेरा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग का जो टाइम होता अंतराल, समय अंतराल जो टाउ बराबर था 1 बटे क्या टाउ बराबर है, तुम यही निकाल मीन फ्री पाथ बटे क्या होगा तुमका V, मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ अब बटे VRMS, ये तुम्हारा मान हो जाता। तो माध्य मुक्त पथ निकल गया, VRMS यहाँ निकाल लेंगे, इसका निकाल, जो कि तुमको प्रश्न नहीं है, इससे मैंने कहा कि अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा अध्याय था तुम्हारा गैस की गति सिद्धांत, उसमें इतना ही दिया हुआ था तुम्हारा बुक में, और जाहिर है कि तुम किसी भी बुक से कोई भी प्रश्न बना सकते हो, इनसेट बुक का जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, और भी कुछ बुक्स हैं जिसके द्वारा तुम सॉल्व कर सकते हो, और किसी भी प्रकार के प्रश्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में दिक्कत हो तो राइफल ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।